हो गया, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक आवाज आ रही होगी। हेलो 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 हेलो। हेलो, चलिए, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या होता है? इसको जीन अभिव्यक्ति का नियमन, ठीक है ना? जीन अभिव्यक्ति का नियमन, ठीक है। आवाज आ रही है? जो भी है, हेलो, आवाज आ रही है? जो भी ऑनलाइन है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है। वो पॉइंट में लिखा बता दूंगा, है ना? यहाँ पर एनसीईआरटी खुलता तो वो चीज़ें मैं बता देता। ऑफ द एनसीईआरटी इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, है ना? एनसीईआरटी में है, उस चीज़ों का जिक्र किया गया है, लेकिन वो टर्म्स से जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन जिक्र किया गया है उस बारे में, ठीक है। एक होता है हाउस कीपिंग जीन। मैंने कहीं चर्चा किया था हाउस कीपिंग जीन का, जब मैं क्या पढ़ा रहा था, जब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बता रहा था, तो मैं हाउस कीपिंग जीन के बारे में बताया था, ठीक है ना? या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग यहां पर समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव या फिर हाउस कीपिंग जीन, ठीक है। ऑपोजिट में जो रहेगा उसको हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो है आगे की चीजें हमारी क्लियर होगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउस कीपिंग जीन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? अगर सेल को काम करना है, ठीक है, तो उसको चाहिए प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है कंटिन्यू, जो जीन कंटिन्यू बनाता रहे, ठीक है ना, एक्टिवली बनाता रहे, समझ में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के नाम से जानेंगे। तो इसमें सेल को कभी भी जरूरत नहीं है, ऐसी वाली बात नहीं है। कंटिन्यूअस जो है प्रोटीन का निर्माण होता रहता है इस जीन के द्वारा, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि जीन विच ऑलवेज रिमेन एक्टिव, जीन हमेशा एक्टिव रहेगा और क्या बनाते रहेगा? प्रोटीन बनाते रहेगा, ठीक है। एज देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय सेल, जो भी इसका प्रोडक्ट होगा उसको क्या होगा? हमेशा कोशिका के द्वारा जो है उसको जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है। इसलिए इस में रेगुलेशन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, मतलब देयर इज नो रेगुलेशन मैकेनिज्म। रेगुलेशन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है भाई? एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर लाइट ऑन है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा? बटन जो है ऑन ऑफ वाली बटन को दबाऊंगा, स्विच को,
स्विच को जो है नीचे करूंगा तो लाइट जल जाएगी, स्विच को ऊपर करूंगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। समझ में? तो वैसी सेल जो है, सेल को जब जब जो है खाने की जरूरत होती है, सबस्ट्रेट की जरूरत होती है, तो क्या होता है, वो चीजें चालू होती है ना? ठीक है, मतलब प्रोटीन बनना चालू होता है, ठीक है, या सबस्ट्रेट बनना चालू होता है, और जब नहीं जरूरत है तो वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ों को समझिए, मैं इस चीज़ों को लिखवा भी दूंगा। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ये बोल रहा हूँ कि सेल को हमेशा जो है प्रोडक्ट का जरूरत रहेगा, मतलब प्रोडक्ट उसको मिलता रहेगा। कौन से? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और हाउसकीपिंग जीन के द्वारा। ये जीन जो है शांति नहीं होता, ये बनते रहता है, बनाते रहता है प्रोडक्ट। समझ में? तो सेल को क्या मिलते रहता है? जो भी प्रोडक्ट मिलते रहता है, और वो अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लेता है। समझ में? तो इसमें जो है किसी भी तरीके से हम लोग स्विच का जरूरत नहीं है, मतलब ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंटिन्यू तो बना ही रहा है ना वो। ठीक है, मतलब एक ऐसा तार जो है, मतलब आपको डायरेक्ट जो है लाइट जलाना है तो आप सीधा जो लाइट से तार जोड़े और सीधा जो है चालू वहां पर ऐसे उसमें सॉकेट में डाल दिए, जो सॉकेट चल ही रहा है ना, कंटिन्यू उसमें जो है धारा का प्रवाह होता जा रहा है। ठीक है, अब कंटिन्यू धारा का प्रवाह होता जा रहा है तो वहां पर हमको कुछ किसी प्रकार का स्विच लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंस्टिट्यूटिव जीन है ये प्रोडक्ट बनाते ही जा रहा है, एक्टिव है ये, है ना? तो सेल को जो है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसको आवश्यकता है ना, जैसे ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, ये उसको मिलते जा रहा है। तो यहां पर किसी प्रकार का रेगुलेशन मैकेनिज्म जरूरत पड़ेगा क्या? जीन को रेगुलेट करने का जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के बारे में हमने देखा। तो चलो इसके बारे में लिखना चाहोगे तो ठीक है, नहीं लिखना चाहोगे तो भी ठीक है। पहला चीज तो मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो जीन इसमें क्या होता है? एक्टिव रहता है। इस टाइप के जीन जो है एक्टिव रहते हैं। ठीक है, एक्टिव रहते हैं ऑलवेज। क्या लिखा है? एक्टिव रहता है, ये ऑलवेज एक्टिव रहता है। और इसके जो प्रोडक्ट है उसकी जो जरूरत होती है सेल के द्वारा, वो भी हमेशा पूर्ति होती रहती है। ठीक है, इसलिए यहां पर किसी प्रकार का रेगुलेशन मैकेनिज्म नहीं जरूरत होता। मतलब कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट जो होता है ना, रिक्वायरमेंट होता है ना, वो सदैव ऑलवेज सेल को बाय द सेल को मिलते रहता है। तो इसमें हम लोग जीन को रेगुलेट करने का हमको जरूरत नहीं है, तो उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नो रेगुलेशन मैकेनिज्म। किसी प्रकार का रेगुलेशन मैकेनिज्म का जरूरत यहां पर नहीं है। ठीक है, कौन से जीन में? हाउस कीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन में। जैसे एग्जांपल जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, या फिर जीन फॉर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस के लिए अगर जो जीन है, एक चीज ऐसी बताइए, ग्लाइकोलिसिस हमारे शरीर में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पाथवे का पार्ट है। समझ में? ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो चीजें आगे क्रैब साइकिल नहीं होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, लिंक रिएक्शन नहीं होगा, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। समझ में? ये पूरा प्रोसेस जो है जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये होना बहुत जरूरी है। तो क्या इस दौरान जो भी जीन अपने को रहेगा वो कंटिन्यूअस जो है काम करने वाला जीन चाहिए हमको। तो जीन फॉर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जैसे मैं एग्जांपल के तौर में देखता हूं कि जीन फॉर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जीन फॉर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम के लिए जो जीन्स होते हैं वो किस टाइप के होंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप के होंगे। मतलब कंटिन्यू जो है वो काम करते रहेंगे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करने के लिए, इवन क्रैब साइकिल के लिए, इवन लिंक रिएक्शन के लिए।
समझ में है? ये होना बहुत जरूरी है, समझ में? ठीक। अब देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या स्मार्ट जीन के नाम से हम लोग जो जानते हैं, जो एक्टिव नहीं रहता है ना, डू नॉट रिमेन एक्टिव, लेकिन जब सेल को जरूरत होता है तब वो जीन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव लग्जरी या स्मार्ट जीन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। दे बिकम एक्टिव व्हेन देयर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल। जब सेल को जो है इसका प्रोडक्ट का जरूरत होता है तब वो एक्टिव होता है। इसलिए रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है यहां पर जरूरी है ना? ठीक है। तो हम लोग जो है एक चीज हम लोग देखते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या फिर लग्जरी या फिर स्मार्ट जीन है, जब इसको जरूरत होगा तभी स्टार्ट होगा बोलता है वो, है ना? ये क्या बोलता है, डू नॉट रिमेन एक्टिव। ये एक्टिव नहीं होता है ना, लेकिन जब सेल को जरूरत होती है प्रोडक्ट की, है ना, तब वो जो है एक्टिव होता है। मतलब जब देयर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल, ठीक है, देयर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय द सेल, तब ये जो होता है क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। कौन एक्टिव हो जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है जब जो है कि सेल को जरूरत होती है प्रोडक्ट का, है ना, देयर प्रोडक्ट रिक्वायर, जब प्रोडक्ट की जरूरत होती है सेल को तब ये जो है एक्टिव हो जाता है। इसलिए जो रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है यहां पर जरूरत होता है, रेगुलेशन मैकेनिज्म जो होता है यहां पर जरूरत होता है, रेगुलेशन मैकेनिज्म यहां पर जरूरत होती है। ठीक है, मतलब कि रेगुलेशन मैकेनिज्म मतलब हम लोग कैसे देख सकते हैं इसको, है ना, ऑन ऑफ स्विच जैसा, ऑन ऑफ, ठीक है, तब ये चीजें रहेगी। रेगुलेशन ऑफ जो अपन क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म की जरूरत रहेगी। समझ में? दो टाइप के जीन पढ़े। एक जीन जो है हमारे शरीर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है जो कंटिन्यूअस चलते हैं, ठीक है, उसके लिए जरूरी है, जिसको कॉन्स्टिट्यूटिव, है ना, या फिर अपन उसको क्या बोलेंगे, है ना, हाउस कीपिंग जीन बोलेंगे, जो जरूरी होता है। एक जीन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जो जीन, लग्जरी जीन या स्मार्ट जीन, जब सेल को जरूरत होगा प्रोडक्ट का तभी वो क्या होगा, एक्टिव होगा। समझ में? ठीक है, तो उस दौरान जो है अपने को रेगुलेशन मैकेनिज्म का जरूरत होता है। देखो हम लोग एकदम शुरुआत से उठा रहे हैं चैप्टर को, एकदम शुरुआत से उठा रहे हैं टॉपिक को, ठीक है, तब उसको जरूरत होता है ना। टॉपिक ही हमारा क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो जीन कब अभिव्यक्त होगा उसका रेगुलेशन जो है किस पर डिपेंड करता है, ये चीजें हम लोग इस टॉपिक में पूरा पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेगुलेशन जो मैकेनिज्म है वो दो टाइप के हैं, एक तो इंड्यूसिबल जीन होगा और दूसरा होगा रिप्रेसिबल जीन होगा। ठीक है, तो यहां पर दो टाइप्स के जो होते हैं यहां पर जीन दिखाएंगे। एक तो इंड्यूसिबल जीन, ठीक है, और दूसरा होता है रिप्रेसिबल जीन। रिप्रेसिबल जीन, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो इंड्यूसिबल जीन होता है, दूसरा रिप्रेसिबल जीन होता है। इस चीजों को समझेंगे। ठीक है, क्या ये बात आएगा, आगे आएगा। रिप्रेसर प्रोटीन करके एक शब्द आता है, ठीक है, इंड्यूसर करके एक शब्द आता है, ठीक है, ये दो चीज आएंगे। तो ये जो इंड्यूसर को कौन कंट्रोल कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये चीजें हम लोग जो है आगे हम लोग देखेंगे। जैसे जो सिस्टम जनरली क्या है, ऑफ है ना, ऑफ है,
उसको ऑन करने का काम कौन करता है? ठीक है, चलो हम लोग इस चीजों को लिख लेते हैं यहीं पे। मतलब जनरली जो क्या है, ऑफ है। ठीक है, ऑफ है, वो पड़ा हुआ है चुपचाप। ये जीन आएगा और क्या करेगा, इंड्यूसर की प्रेजेंस में इसको क्या कर देगा, ऑन कर देगा। मतलब सिस्टम क्या हो गया, ऑन। अभी देखो क्या लिखा हूं मैं, रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑन ऑफ। ठीक है, तो इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या हो गया, जो सिस्टम बंद था वो क्या हो गया, ऑन हो गया। मतलब सिस्टम चालू हो गया। यहां सिस्टम चालू होने से क्या होता है पता है, यहां सिस्टम चालू होने से, चलो हम लोग थोड़ा माइंड करते हैं वो चीजों को। डीएनए है, डीएनए के बाद एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनता है। एमआरएनए बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे और जो है अपना प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलेंगे। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है, समझ में। और जो जनरली ऑन होता है, यहां पर ऐसे बना लेना ना, जो जनरली क्या होती है, ऑन होती है, समझ में। तो ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं रिप्रेसर। रिप्रेसर, मेरे को पूछ लेना स्पेलिंग, रिप्रेसर। वो क्या हो जाता है, रिप्रेसर के आने से क्या होता है, वो ऑफ हो जाता है, समझ में। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जब इंड्यूसर है, इंड्यूसर है ना, यहां पर इंड्यूसर मान के चलो लैक्टोज है, समझ में। और रिप्रेसर करके रिप्रेसर प्रोटीन करके होती है। मैं एक चीज आप लोग समझिए, जो जनरली ऑफ था, इंड्यूसर की मदद से वो चीज क्या हो गया, ऑन हो गया। और आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है। रिप्रेसर जब प्रोटीन आया, ऑलरेडी जो चल रहा था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चल रहा था, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऐसी जगह पर जाके बैठ गया, रिप्रेसर प्रोटीन ऐसी जगह पर जाके बैठ गया जहां पर कौन बैठता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ही तो आगे क्या करता है, आपका एमआरएनए का निर्माण करता है। जब आरएनए पॉलीमरेज की जगह पर हमारा जो है कौन बैठ गया, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बैठ गया। आगे मैं बताऊंगा, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर कुछ एक सारे जो है यहां पर रीजन्स होते हैं डीएनए पे। ठीक है, तो डीएनए पर जो रीजन्स होते हैं ना, उसके बारे में बताऊंगा। तो डीएनए का ऐसा रीजन जिसको ऑपरेटर के नाम से हम लोग जानते हैं, उस ऑपरेटर वाले जगह में ये रिप्रेसर प्रोटीन बैठ जाता है। अब ऑपरेटर वाले जगह में रिप्रेसर प्रोटीन बैठ जाता है और आगे जो है हमको जो है क्या क्या होता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, जिस जीन के पास, जो जीन क्या बनाएगा, आपका एमआरएनए बनाएगा। और वो पहले ही रास्ता जो है रोक के रख दिया। ठीक है, मतलब ये रिप्रेसर प्रोटीन डीएनए का ऑपरेटर वाली जगह पर जाके पहले बैठ गया, और बैठ गया तो अब आरएनए पॉलीमरेज आगे कर पाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ना यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना एमआरएनए बन पाएगा, ना यहाँ पर जो है प्रोटीन बन पाएगा, समझ में। ठीक है, एनसीईआरटी आगे बोलती है किस लेवल पर हम लोग जो है उसको रोकते हैं। ठीक है, उस लेवल पर जो है वो बात करती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर बोलती है तो एमआरएनए ही नहीं बनेगा। ठीक है, आपका जो है ट्रांसपोर्ट के लेवल पर, जब मतलब मान के चलिए जो है न्यूक्लियस से जो है कहां पे आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म में, उस लेवल पर ही रोक देगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन के लेवल पे रोक देगा। ऐसा 4 लेवल के बारे पर बताया है कि इस लेवल पर जो है हम लोग जो है क्या रोक सकते हैं, ये प्रोसेस को रोक सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। चलो इतना हो गया, क्या इतना आपने समझा, इसको लिख लो, है ना। शुरुआत में जरूरी है, शुरुआत में बहुत जरूरी है। लिख लिया सबने। चलो फिर जीन एक्सप्रेशन के बारे में ही बता देता हूं। जीन एक्सप्रेशन, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, एमआरएनए बन रहा है, फिर उसका प्रोटीन बन रहा है, एक्सप्रेस ही तो कर रहा है, इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। और जब उसको प्रोटीन की जरूरत होगी सेल को, तब ये प्रोसेस चलाएगा। ठीक है, तब वो क्या होगा,
तब जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होगा। समझ रहे? जब सेल को जरूरत होगी प्रोटीन की तभी तो प्रोटीन बनाएगा। इसी को तो हम लोग जो है मतलब भैया मुझे इसको नियमन कर लिया, नहीं बनाना है मतलब हम लोग नहीं बनाएंगे, और बनाना है तो ऑन कर देंगे। समझे? है ना? यही तो रेगुलेशन है। ठीक है, उठो बैठो, क्लास में बैठना पड़ेगा, जाना नहीं है, आपको रेगुलेट करके रख दिया यहाँ पे टीचर। ठीक है, पढ़ाई करना ही पड़ेगा, रेगुलेट करके रख दिया। ठीक है, समझ में? तो रेगुलेशन है। तो आप लोग जो है उस चीजों रेगुलेशन में हो आप लोग। ठीक है, और एक्सप्रेस तब करोगे एग्जाम में जब आपको जरूरत होगी। ठीक है, अपन बोलेंगे कि भैया अभी चुपचाप पढ़ना है, रेगुलेट करने बोल दिया आपको। पढ़ना है मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ कि भैया कंटिन्यू जो है सेल को जैसे जरूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट की तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, वैसे ही आपको मैं बोला अभी पढ़ना है भाई पूरा 4 महीने, तो आप लोग उस इश्यू को फॉलो करोगे, मैंने रेगुलेट कर दिया। ठीक है, और उसका एक्सप्रेशन जो है आप लोग 3 मई को दोगे, जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन मैंने किया। ठीक है ना? तो इस चीजों को आप लोग समझेंगे, यह सब चीज लिख लिया। मतलब वहां पर जीन जो है एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से प्रोटीन बनाया। ठीक है, जब सेल को जरूरत होगी, जब सेल को जरूरत होगी वहीं पर जो है रेगुलेशन टर्म लग रहा है, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या सबने लिख लिया? लिख लिया ना? तो एक बेसिक चीज हमने तैयार कर लिया। ठीक है, ये आपको मिलेगा भी नहीं ढूंढने से, थोड़ा सा वो करेंगे। इस टॉपिक में एनसीईआरटी में यहाँ पर पूरा बिखर के रखा हुआ है इधर उधर, आपका पढ़ के देखना। मैं भी आज पढ़ के देख रहा था, बहुत सारी चीज बिखरी हुई लगी मुझे। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब जीन है, जीन से आपका एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, पहली बात। तो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बाय विच एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। ठीक है, जो जीन का एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप उसको मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म लिखिए। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बाय विच एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन, expression of a gene is regulated as per requirement of the cell, as is regulated as per requirement of the cell, as per requirement of the cell. This process is called regulation of the gene expression. This process is called regulation of the gene expression. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, है ना? इंग्लिश मीडियम वाले लिखे नहीं लिखे पता नहीं। ठीक है, मैं यहां पर नहीं लिखाऊंगा उन चीजों को, लिखेंगे कोशिका की आवश्यकता के अनुसार जीन की अभिव्यक्ति के द्वारा आणविक क्रियाविधि का होना। आणविक क्रियाविधि मतलब क्या? ये जीन से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, क्रियाविधि का होना जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है शुरुआत में, एकदम शुरुआत में। ठीक है, पहला लिखा है कि जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन refer to a very broad term that may occur a various level, अलग अलग लेवल पर। जैसे मैंने बताया ना, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, ट्रांसपोर्ट के लेवल पर, ट्रांसलेशन के लेवल पर,
ठीक है, एनसीईआरटी में 4 लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है, कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। समझ में क्या बोल रहा हूं? कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो, ये देखो ये क्या है, अरे प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड ही तो है, इसका फॉर्मेशन हो, यही इसको जीन एक्सप्रेशन को उसने कैसा लिखा है सोचो। और जीन एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि जीन से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, मतलब ऐसा जीन है जो एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, यही जीन एक्सप्रेशन है। समझ में? देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है ना। जो पहला वाला पॉइंट अभी लाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। क्या सबने लिखा जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सबने लिखा इसको? ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं, आप उसको देखना पड़ेगा बेटा, फिर दिक्कत वाला बात हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, देखो ये एनसीईआरटी का कहां का पॉइंट है पता है? ये एनसीईआरटी में जाओ सबसे लास्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं समरी। ठीक है, समरी, लास्ट समरी है ना, समरी का फर्स्ट सेकंड उसमें है, पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। ठीक है, समरी में जाना, समरी में जाओगे तो वही चीज लिखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो है बहुत ज्यादा जो है एनर्जी खर्च होता है। सही बात है। तो इसीलिए जो है हम लोग जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करेंगे। ठीक है, जरूरत होती है, मतलब हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं, जब हमको जरूरत होगी तब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, बहुत एनर्जेटिकली जो है ये प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग को जीन एक्सप्रेशन की जरूरत है जब हमको चाहिए। हमारे बॉडी में ऐसे कई जगह जो है ऐसे प्रोटीन है, ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप के तो प्रोटीन नहीं होते, कई जगह ऐसे प्रोटीन है, जब उसको जरूरत पड़ती है तब हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, और नहीं होगा तो हम लोग क्यों करेंगे, वो जीन को हम लोग बोलेंगे भैया शांत बैठ, अभी मत बना प्रोटीन। समझ में? देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेगुलेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा समझिए, है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड एज, इसको जरूरत होगी, रिक्वायर्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, मतलब ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, समरी था, इस साल भी समरी आया था, आप लोग को पता है ना, कहां से आया था, सेल वाले चैप्टर से आया था, शुरुआत का, मतलब कि वो शुरुआत का जो जहां पर चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से आया था ना क्वेश्चन। ठीक है, रिडक्शनल साइटोलॉजी, है ना। पेपर देखे हो कि नहीं देखे हो, पेपर भी पलट के देखना चाहिए। और एक चीज बताऊं आप लोग को, मैं बहुत सारा जो है पेपर का क्वेश्चन रिपीट करता हूं, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं देखते, आप लोग देखते नहीं हो, हम लोग क्या करें फिर। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है,
जैसे इकोलाई लिए हम लोग, और एक जीन जो है, इकोलाई को क्या चाहिए, इकोलाई को चाहिए एनर्जी, खाना चाहिए, ठीक है। तो लैक्टोज वहां पर जब तक नहीं होगा तब तक उसका जो है आगे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा जीन है जो कंटिन्यूसली क्या बना रहा है, ऐसा एंजाइम बना रहा है जो क्या बना रहा है, लैक्टोज बना रहा है। और ये इकोलाई जो है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, समझ में, ठीक है, और उसका जो है वो यूज करता है, ठीक है। चलो हम लोग एक चीजों को देखते हैं। जैसे ये इकोलाई है ना, यहां पर इकोलाई है, ये इकोलाई है, ठीक है, आगे दिया हुआ इकोलाई के बारे में, ठीक है। यहां पर एक ऐसा जीन है ना, जो ऐसा एंजाइम बनाता है जो लैक्टोज बनाता है, और ये लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाता है, और यहां से जो है अपना ग्रोथ को बढ़ाता है, संवर्धन करता है, कल्चर करता है वो, ठीक है। ये चीजें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। चलो आप लोग देख लेना उसको, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक एनसीईआरटी में जस्ट इसका पुरानी एनसीईआरटी जो है उसमें 116 नंबर पेज है, उसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग पुरानी एनसीईआरटी को, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, उसमें जो है लिखा हुआ 116 नंबर पेज में, ठीक है। उस चीज में लिखा हुआ है द जीन इन द सेल, है ना, आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो अगर जैसे कोई कोशिका है उसमें, मतलब ये इकोलाई है ना, इकोलाई का सेल है, इकोलाई में या कोशिका में, ठीक है, जो भी जीन होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं या फिर सेट ऑफ फंक्शन करते हैं। जैसे यहां पर जो भी जीन है वो एंजाइम बना रहा है, क्या चीज, लैक्टोज को बनाने के लिए, और लैक्टोज जो है आगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं इसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय इकोलाई, तो यहां पर हम लोग एक एंजाइम जो है जो इकोलाई के द्वारा बन रही है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। चलो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, अब जो लिखा हुआ है इसको लिख देते हैं ना यार, अभी तो हम लोग जो ऐसे लिखे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि ये आगे ये एंजाइम का नाम आएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम, इट इज यूज्ड टू कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड, ठीक है। इसका हम लोग यूज करते हैं क्या चीज को कैटेलाइज करने के लिए, आपका डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने के लिए। जैसे ये जो है लैक्टोज जो है हम लोग क्या लिख दिए, डाई, लैक्टो डाइसैकेराइड होगा पक्का, डाई सैकेराइड, सैकेराइड का क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, लिखा हुआ है जी एनसीईआरटी में, पुराना एनसीईआरटी 116 नंबर पेज, सबसे टॉप का लाइन जो है उसकी बात कर रहा हूं, सबसे टॉप का जो है जो पैराग्राफ है उसकी बात कर रहा हूं, सबसे ऊपर का पैराग्राफ, ठीक है। कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड, लैक्टोज मतलब लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, समझ में, उसका डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या हुआ, गैलेक्टोज और ग्लूकोज हुआ, समझ में। यही चीज तो लिखा हुआ है यहां पर, देखिए, है ना। फिर बोलते हैं आप लोग, ठीक है, द बैक्टीरिया यूज देम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बैक्टीरिया इस चीज का क्या करेगा, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे इस चीजों को और हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू, आगे बढ़ता हूं मैं। ये पॉइंट क्या एनसीईआरटी का पॉइंट है, समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आज गर्मी लग रहा है क्या, 1 तारीख हो गया मतलब गर्मी लग रहा है। अब आज न्यू ईयर है तो तुम लोग जो है बहुत खुश हो गए कि आज 1 तारीख भी हो गया, 2026 भी आ गया, ठीक है। तो
कुछ रिजोल्यूशन आप लोग रखे होंगे, कुछ प्रण वर्ण लिए होंगे, आज से मैं 8 घंटा पढ़ूंगी। लेकिन 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 है ना, 2 दिन बाद उसको भूल जाऊंगी। ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर सोचो कम से कम 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा अभी 4 महीने, पूरा तरीके से 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपको पर्सनली, ठीक है। मैं सीधा बोल रहा हूं आप लोग को, ठीक है। 5 घंटे 6 घंटे की नींद पूरी करने के बाद आप उतना करिए, ठीक है। उसमें वो 5 से 10 घंटे में, 8 से 10 घंटे में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है पर्सनली अपना, ठीक है। थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करो, बायो के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और जो बैकलॉग है उसके लिए एक काम कर सकते हो आप लोग, उसको आपको वही बताया ना, रिजोल्यूशन प्रण लेना पड़ेगा कि पुरानी चीज़ों को मेरे को पकड़ के रखना है, मतलब पुरानी चीज़ों को मेरे को आज पढ़ना ही है, और उसको पढ़ना शुरू करोगे तो वो आगे होगा, आगे चलेगा, नहीं तो जो है वो पीछे छूट जाएगा। समझ में, कोई कुछ नहीं कर सकता, पीछे छूट ही जाएगा वो, ठीक है। चलिए फिर एक और शब्द है यहां पर, एक और चीजें हैं, उस चीजों को भी मैं बताना चाहूंगा। जब इतना चीजें हमने बता दिया तो एनसीईआरटी का और एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase। मतलब अगर उसके चारों ओर लैक्टोज नहीं होगा, ठीक है, अगर मान के चलिए यहां पर, ठीक है, लैक्टोज जो है, ठीक है, जैसे हमने लिखा लैक्टोज, इस माध्यम में हमने लैक्टोज डाला, ये लैक्टोज रहेगा तब ये एंजाइम, मैंने एक शब्द बोल दिया था कि ये एंजाइम से जो है क्या बन रहा है, लैक्टोज बन रहा है, नहीं लैक्टोज नहीं बन रहा है, यहाँ पर थोड़ा चीजें थोड़ा सुधार लेंगे। ऐसे हमने ऐसा संवर्धन माध्यम लिया जिसमें हमने लैक्टोज को यहाँ पर डाला, ठीक है, लैक्टोज को डाला तो ये ई कोलाई जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस की, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये लैक्टोलोज को क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोलोज में तोड़ रहा है, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोलोज का जो है ई कोलाई जो है एनर्जी के रूप में यूज कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट वो ये बोलता है जब इसके अराउंड में लैक्टोज नहीं रहेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइड का भी क्या मतलब, ऐसा बोल रहा है ना, उसका सिंथेसिस का भी क्या जरूरत अपने को, ऐसा बोल रहा है एनसीईआरटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोलता है Therefore a simple term, सिंपल टर्म में मैं बोलूं तो इट इज ए मेटाबॉलिक, यह एक मेटाबॉलिक है, प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। समझ रहे, मतलब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी, कंडीशन में भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे हमारे शरीर में कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो फिजियोलॉजिकल है, जिसका होना जरूरी है, ठीक है, जिसका होना जरूरी है, तो उस प्रोसेस में भी जो है क्या होगा, जीन का रेगुलेशन होगा। मतलब जब हम लोग वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करेंगे तब वो जो है जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करेंगे। समझ में, मतलब जब हमको कोई भी चीज हमारे शरीर में बनानी होगी, ठीक है, तब हम लोग वो क्या करेंगे, जीन को जो है एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे भैया तू बना करके, जीन को एक्सप्रेस होने बोलेंगे, चालू हो जाए, तू प्रोसेस को चालू कर दे, ठीक है। ये प्रोसेस भी किसी सिस्टम में होगा, ठीक है, जिसको हम लोग ऑपरेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे शरीर में अगर जो फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है, उस कंडीशन में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में जो है जीन को एक्सप्रेस होना है, तब हम लोग जीन को जो है चालू कर देंगे, मतलब रेगुलेशन करेंगे कि हाँ भैया चालू हो जा, ठीक है। वैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात कर रहा हूं, इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी जो है वैसे ही है। समझ में, जैसे कि मान लो ये वाला कंडीशन है टेस्ट ट्यूब वाला, या फिर जो है ये आपका पात्र वाला कंडीशन है, उस कंडीशन में भी जो है हम लोग जो है जब जरूरत होगी तब जो है ये जीन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। मान के चलो इसमें लैक्टोज जब डालेंगे तब जाके यहां पर जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, और नहीं रहेगा तो क्या क्या ई कोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, नहीं बनाएगा। एनसीईआरटी जो है
पूरा पूरा एकदम शुरुआत में ये बात को बोलती है, ठीक है। दूसरी बात कि मेटाबॉलिक कंडीशन में, मेटाबॉलिक कंडीशन वही है जब जो है टूटने वाला कंडीशन हो, ठीक है। मान के चलो हमारे शरीर में लैक्टोज है, ठीक है। अब लैक्टोज है लेकिन हमारे जो है, हमारे पास जो है सेल के पास क्या नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो लैक्टोज को जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, तोड़ेगा, और तोड़ेगा और हमको जो है कहां से खाना देगा, लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और लैक्टोज हमको देगा, हमारे शरीर को के प्रत्येक सेल को देगा, समझ में। तो ये कंडीशन ये है कि मेटाबॉलिक कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन और इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही जो है जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन हम करते हैं की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या यह बात जो है, इसका मतलब यही बात ये बोलना चाह रहा था, समझ में। क्या दिक्कत है यहां तक का, नहीं, ठीक है। ये बात भी जो है एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए एक टर्म और है, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो इनटू एडल्ट organism is also the result of coordinated regulation of the regulation of the expression of several set of genes, ठीक है। अभी वही चीज बताया ना कि जीन, सेल में जो जीन होता है वो फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, या सेट ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है। जब सेट ऑफ परफॉर्म को सेट ऑफ जो फंक्शन को परफॉर्म करना होगा तो सेट ऑफ जीन भी चाहिए हमको। तो यहां पर एक चीज समझेंगे, जैसे कि एम्ब्रियो है ना, मां के पेट में जो है ना, क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। पेट में मतलब कहना यूट्रस में एम्ब्रियो है, से लेकर एडल्ट बनने तक का, ठीक है। उसमें क्या चीज की जरूरत होती है, उसमें जो जीन्स हैं, जीन्स के सेट का एक्सप्रेशन का कोऑर्डिनेटेड जो है पार्ट होना जरूरी है। मतलब इसमें लिखता है कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन होना जरूरी है, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स, मतलब कि जो जीन्स के सेट का एक्सप्रेशन के लिए, के रेगुलेशन के लिए जो है, रेगुलेशन जो है कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे एम्ब्रियो से पहले बन गया हार्ट, ठीक है, तो हार्ट बनाने वाली जो जीन है वहां पर रहेगी जो हार्ट बना रही है, ठीक है। आगे जो है हम लोग देखते हैं लीवर का, लीवर जो है बनाना है, आगे हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल बना रहा है, तो जो जीन होंगे, ठीक है, वो एक्सप्रेस होते जाएंगे और वो ऑर्गन बनते जाएगा। क्या ऐसा नहीं है बॉडी में जो है एक ऑर्गन बन रहा है तो एक ऑर्गन बनेगा तो फिर उसके बाद बाकी ऑर्गन बनेंगे, ऐसा नहीं है। बॉडी में बहुत सारे जगह पर जो है वो ऑर्गन बनते जाते हैं, तो हर टाइप के जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं और रेगुलेट हो रहे हैं, ठीक है। कि सबसे पहले तू हार्ट बन जा, हार्ट बनने के बाद जो है लीवर बन जा, फिर उसके बाद जो है मान के चलिए आप जो है हार्ट बन रहा है, हार्ट के बनने के दौरान जो है क्या बनना चाहिए, लंग्स बन जाए, ठीक है। तो यही चीज को बोल रहा है कि डेवलपमेंट, यहां पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है एम्ब्रियो से एडल्ट जो बन रहा है ना, वो क्यों कैसे हो रहा है, क्योंकि जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड होके एक्सप्रेस हो रहे हैं, समझ में, ठीक है। ये चीज यहां पर एक पॉइंट लिखी हुई है, ये पॉइंट भी एनसीईआरटी का देख लिए। ये एनसीईआरटी का 116 नंबर पेज का पहला पैराग्राफ है, ठीक है, जो यहां पर मैंने इस चीजों को बताने के लिए किया, ठीक है। क्या इसको लिखाने की जरूरत है, नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि इन यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन में बी रेगुलेटेड द फॉलोइंग लेवल। सबसे पहला पॉइंट 115 नंबर पेज, एनसीईआरटी 115 नंबर पेज, सबसे पहला पैराग्राफ का एक ही पैराग्राफ है, उसमें सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर टू ए वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल, ठीक है। इसी को मैंने क्या लिख दिया, इन यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन में बी रेगुलेटेड एट फॉलोइंग लेवल, वेरियस लेवल या फॉलोइंग लेवल। कोई दिक्कत वाला बात है क्या, ठीक, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं।
क्या सबने लिख लिया इस चीज को? लिख लिया? ठीक, एनसीईआरटी रीड करवा रहा हूँ भाई, ठीक है, मिलता नहीं है वो चीजें, ठीक है, खोजोगे फिर मिलेगा नहीं आप लोग को, है ना, इस चीजों को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, गर्मी लग रहा है, कभी गर्मी कभी ठंडी, एसी चालू करवा दे क्या? नहीं, अरे तुम लोग भी लिखोगे इन यूकैरियोट जीन एक्सप्रेशन may be regulated at following level, है ना, इन यूकैरियोट्स, ठीक है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एनसीईआरटी का पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन में बी रेगुलेटेड, है ना, तो ये रेगुलेटेड होता है एट फॉलोइंग लेवल, एट फॉलोइंग या फिर वेरियस लेवल, एट फॉलोइंग या वेरियस लेवल। हो गया, चलो बनाते हैं, कल जो हम लोग बना रहे थे तो उसको फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऐसा बना देता हूं, ये सेल है, क्या है? सेल, क्या है मेरे दोस्त? सेल, कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहां पर जो है क्या है? डीएनए, ये डीएनए है मेरे दोस्त, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, से अपने को एमआरएनए बनता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे टूट जा रहा है बार बार? चलो वेरियस लेवल पे बात करते हैं हम लोग, यहां पर जो है चीजें छूट गई थी, ठीक है। अब जो है यहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये लाइव जो है टूट गया था, अब इसको फिर से देखते हैं। इसमें ये चीज हम लोग देखेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल है और इस यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है ना, और ये न्यूक्लियस में हमने देखा ये डीएनए है, डीएनए से क्या बन रहा है हमारा? एचएनआरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, और इसे एचएनआरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन है। इंट्रॉन जब जो है बाहर निकल जाएगा तो उसको हम लोग स्प्लाइसिंग बोलेंगे, और हमको जो प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा वो जो है फुली फंक्शनल एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से एमआरएनए फुली फंक्शनल एमआरएनए का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो एंजाइम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसलोकेस एंजाइम की मदद से होगा, और ये साइटोप्लाज्म में जाने के बाद यहाँ पर राइबोसोम लग जाएगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रोसेस लोग को हम लोग जो है एक ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में जो है क्या क्या बोलता है वो चीजों को हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहला लेवल लिखा हुआ है, किस लेवल पर जो है रेगुलेशन कर सकते हैं हम लोग। पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन लेवल या फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। सेकंड जो होता है प्रोसेसिंग लेवल, या फिर प्रोसेसिंग लेवल को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ द स्प्लाइसिंग। कौन सा बात? ये वाली बात करता है, ठीक है। सेकंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग लेवल, ठीक है, प्रोसेसिंग लेवल। और ये प्रोसेसिंग लेवल जो होता है, इस प्रोसेसिंग लेवल को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? इस प्रोसेसिंग लेवल मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? रेगुलेशन ऑफ द स्प्लाइसिंग, रेगुलेशन ऑफ द स्प्लाइसिंग, इसमें लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ द स्प्लाइसिंग।
तो यही चीज हम लोग देख रहे हैं यहां पर, रेगुलेशन ऑफ द स्प्लाइसिंग, रेगुलेशन ऑफ द स्प्लाइसिंग। तो रेगुलेशन ऑफ द स्प्लाइसिंग में जो हमने ये देखा, ये सेकंड लेवल है। कौन सा लेवल है? सेकंड लेवल। वैसे तो जो है देखा जाए तो और भी ज्यादा लेवल होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, 4 लेवल की बात किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमआरएनए, मतलब ये वाला, ये एमआरएनए बना, उससे उसका जो है न्यूक्लियस से कहां पे जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में। तो वही चीज लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो यहां पर तीसरा जो लेवल जो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना, टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो है जिसका क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, उस लेवल पर भी हम लोग रेगुलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आप लोग को पता ही होगा कौन सा लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल। कौन सा लेवल? ये वाली बात करता हूं, ट्रांसलेशनल लेवल। तो देखो इसलिए डायग्राम बना के आपको बता दिया, ये कौन सा लेवल है, ट्रांसलेशनल, अनुलिपिकरण का स्तर पे हम लोग क्या कर, रेगुलेशन कर सकते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन जो है हम लोग 4 इस लेवल पर कर सकते हैं, जो हम लोग यहां पर दिखा दिए। क्या ठीक है? कोई प्रॉब्लम है यहां तक का? नहीं है ना? ठीक, चलिए जल्दी लिखिए। ये एनसीईआरटी का 115 नंबर पेज ओल्ड एनसीईआरटी में हमने ये चीजों को देख लिया। ठीक है, यहां तक का वो चीजें क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट 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 116 नंबर पेज है ना, लिख लो इसको, बना लो इसको जल्दी। 116 नंबर पेज है का सेकंड पैराग्राफ, उसमें लिखा है इन प्रोकैरियोट कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन is predominant site for the control of gene expression। मतलब क्या बोल रहा है, देखो सुनो, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन का रेट को कंट्रोल हम लोग, या फिर जो है जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल का मेन साइट जो है वो कौन होता है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। मतलब जो देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो क्या बोल रही है कि अगर हम लोग ये ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर ही जो है कंट्रोल कर लेंगे तो आगे प्रोटीन बन पाएगा क्या? नहीं, यही चीज को बोल रहा है। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है, प्रीडोमिनेंट साइट का मतलब होता है मेन साइट, मुख्य जो है स्थल है वो। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है मेन साइट। ठीक है। तो वो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन प्रोकैरियोट में हम लोग कंट्रोल कब करेंगे, जो जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल करने के लिए हमको कौन सा मेन साइट है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन जो है मेन साइट है, जहां पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। यहीं पर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो आगे जो है जरूरत है क्या, प्रोटीन बनने का नहीं बनेगा, आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे लिखो जी जल्दी, इसको लिखो जल्दी से। देखो इधर उधर बिखर के लिखा हुआ है चीजें, है ना, इस चीजों को अपने को देखना पड़ेगा। क्या सबने लिख लिया इसको? आगे लिखूं उस पॉइंट को मैं जो एनसीईआरटी ने लिखा है? ठीक है, लिखूं? ठीक, मेरे ख्याल से लिख लिए होगे आप लोग। नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल
ऑफ रेट ऑफ एस नहीं लिखा हूं, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, ठीक है, एज प्रीडोमिनेंट साइट या फिर मेन साइट, ऐसे लिख देना यहां पर, मेन साइट फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, फॉर या कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, है ना, जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण के लिए सबसे पहला साइट कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन का साइट है, मेन साइट है, ठीक है, जहां पर ये चीजें कंट्रोल हो रही है। और प्रोकैरियोट में जो है जीन एक्सप्रेशन को जो है सबसे अच्छा एक्सप्लेन हम लोग कैसे, ओपेरॉन मॉडल से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ये भी आपका जो है 116 नंबर का जो पेज है उसमें लेक ऑपेरॉन लिखा हुआ है ना, उसके लेक ऑपेरॉन के नीचे जो है ये पॉइंट को लिखा हुआ है, ठीक है, यही पॉइंट को लिखा हुआ है, इन इन प्रोकैरियोट रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय ओपेरॉन मॉडल। देखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग इस चीजों को, ठीक है ना, इन प्रोकैरियोट्स में, किसमें, प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन explained by ओपेरॉन मॉडल, ठीक है, मैं डायरेक्ट लेक ओपेरॉन नहीं लिख रहा हूं, ओपेरॉन मॉडल लिख रहा हूं, ठीक है। वहां पर इसको कौन दिया, फ्रैंकोइस जैकब ने इसको दिया, ठीक है, फ्रैंकोइस गिवन बाय फ्रैंकोइस जैकब, ये जेनेसिस्ट था, ठीक है, और फ्रैंकोइस जैकब, ठीक है, और बायोकेमिस्ट है जैक मोनार्ड, है ना, जैक्यू मोनार्ड, ठीक है, और एक बायोकेमिस्ट था जैक्यू मोनार्ड है, बायोकेमिस्ट था, जैक्यू मोनार्ड जो है बायोकेमिस्ट था, ठीक है, समझ में, इसके द्वारा दिया गया। क्या यह पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हाँ, ये पॉइंट जो है पेज नंबर 116 में लेक ऑपेरॉन के नीचे जस्ट लिखा हुआ है ना, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये चीजें लिखा हुआ है ना, इलुसिडेशन ऑफ द लेक ऑपेरॉन was also the result of close association between geneticist फ्रैंकोइस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैक्यू मोनार्ड। मतलब कि हम लोग यही चीज को मैं लिखा हूं कि प्रोकैरियोट में जो है जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन को सबसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन, इलुसिडेशन मतलब कि स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन हम लोग जो है कैसे कर सकते हैं, ओपेरॉन मॉडल से कर सकते हैं। और इस ओपेरॉन मॉडल को जो है किसने दिया है, फ्रैंकोइस जो है जैकब और जो है जैक्यू मोनार्ड ने दिया है, ठीक है। जैक्यू मोनार्ड जो है क्या है, बायोकेमिस्ट है, और फ्रैंकोइस जो है आपका जैकब जो है वो क्या है, जेनेसिस्ट है, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए इतना लिख लो यार, जल्दी लिखो, फिर ओपेरॉन के बारे में बताऊंगा मैं। देखो इतने में ही टाइम लग जा रहा है, समझ में, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को लेके चलोगे तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। ठीक,
चलो, हो गया? क्या सबने लिख लिया इस चीजों को? लिखो भैया, जल्दी लिखा करो, है ना। इतना ही करने में जो है 2 घंटा लग जाएगा, है ना, तो सिस्टम कब समझा पाएंगे? ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी का पॉइंट लेते हुए चलना भैया, हाँ, ठीक है। आधा घंटा और पढ़ा पाऊंगा इसको, फिर उसके बाद तो वैसे ही टाइम हो जाएगा, ठीक है। आधा ये सिस्टम भी जो है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, बार बार जो है चीज़ें खराब हो रही है। ओपरन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन्स दैट एक्ट एज ए सिंगल रेगुलेटेड यूनिट। ये जो होता है ग्रुप ऑफ जीन होता है जो एक सिंगल यूनिट जैसा काम करता है, एक्ट एज ए सिंगल रेगुलेटेड यूनिट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ओपेरन का मतलब क्या होता है। ग्रुप ऑफ जीन एक्ट एज सिंगल रेगुलेटेड यूनिट। एक जो है सिंगल, एकल नियामक इकाई के जैसे ये काम करता है, ग्रुप ऑफ जीन होता है एक्चुअली में ये, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं ओपेरॉन में? जैसे रेगुलेटर जीन हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे प्रोमोटर जीन हो सकते हैं, ऑपरेटर जीन हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल जीन हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, यही चीज को हम लोग लिखेंगे आगे। कंपोनेंट मेरे दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं? रेगुलेटर जीन हो सकते हैं यहाँ पर, रेगुलेटर जीन हो सकते हैं, प्रमोटर जीन हो सकते हैं, और प्रमोटर के बाद जो है ऑपरेटर जीन हो सकते हैं, और क्या है आपका स्ट्रक्चरल जीन हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल जीन हो सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। चलो, ये सब हम लोग देखेंगे अभी एनसीईआरटी में, है ना, ये सब हम लोग देखेंगे पूरे एनसीईआरटी में, यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना। ऑपरेटर जो है क्या हो सकता है? एक तो इंड्यूसिबल ऑपरेटर होता है और दूसरा आपका रिप्रेसिबल ऑपरेटर होता है। मैंने कुछ चर्चा किया था नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के बारे में, लग्जरी जीन, स्मार्ट जीन के बारे में बात किया था, तो वहां पर मैंने जो है 2 तरीके से चीज़ों को बताया था। वहां पर जो है 2 टाइप के जो है जीन बोला था, एक इंड्यूसिबल जीन और दूसरा जो है क्या है ना, एक इंड्यूसिबल जीन और दूसरा जो है क्या है आपका रिप्रेसिबल जीन, ऐसे बोला था। इंड्यूसिबल जीन जो है जनरली जो ऑफ रहता है उसको क्या करता है, ऑन करता है जो सिस्टम, और रिप्रेसिबल जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन की मदद से जो ऑन रहता है उसको क्या करता है, ऑफ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप के ऑपरेंड हैं यहाँ पर, जो इंड्यूसिबल ऑपरेंड है और दूसरा है रिप्रेसिव ऑपरेंड है। तो इंड्यूसिबल ऑपरेंड और रिप्रेसिबल ऑपरेंड है ना। तो इंड्यूसिव ऑपरेंड जो है यहाँ पर 2 टाइप का है, ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन है और दूसरा, पहला इंड्यूसिबल ऑपरेंड है, दूसरा रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है। एक इंड्यूसिबल ऑपरेंड है और दूसरा रिप्रेसिबल ऑपरेंड, ठीक है। इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अभी एनसीईआरटी आप लोग जो है, जब एनसीईआरटी में 116 नंबर पेज है वहां पर वो चीजों का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। मैंने एक चीज बताया था, जो जनरली जो ऑफ रहता है उसको इंड्यूसर की मदद से क्या करता है, ऑन करता है। इंड्यूसर यहाँ पर लैक्टोज है ना, लैक्टोज है, वो क्या करेगा, लैक्टोज रहेगा तो चीजें जो है चालू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज है जनरली जो ऑन है वो तो रिप्रेसर प्रोटीन की मदद से उसको ऑफ करना है, ठीक है। ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है, इसमें जो है टूटता है और
रिप्रेसिबल जो है ऑपरेंड होता है वो एनाबॉलिक पाथवे। ठीक है, सबसे पहला यहां पर हम लोग देखते हैं जो जनरली जो ऑफ रहता है उसको इंड्यूसर जो होता है ऑन करता है। रिप्रेसिबल में जो जनरली जो है आपका ऑन होता है, ठीक है, उसको रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, उसको ऑफ कर देता है। ठीक है, ये कहां पे दिखता है, सीन इन कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे, चलो कैटाबॉलिक पाथवे का हम लोग मतलब कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पर क्या बना, लैक्टोज है वो टूटता है आपका गैलेक्टोज में प्लस ग्लूकोज में, टूटता है ना ये, इसलिए कैटाबॉलिक पाथवे बोला मैं। यहां पर मैं बोलूंगा इसको सीन इन एनाबॉलिक पाथवे, जहां पर कोई चीज बन रहा है, ठीक है, एनाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो एनाबॉलिक जो पाथवे है वहां पर वो चीजें अपने को दिखाई देगी, जैसे अमीनो एसिड्स जो है, जहां पर अमीनो एसिड्स बन रहे हैं वहां पर हम लोग बात करेंगे एनाबॉलिक पाथवे। ठीक है, ये डाइसैकेराइड्स टूट रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिक पाथवे। चलो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है, आप चीज देखिए इस चीजों को। एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है, नेम द फ्यू सच एग्जाम्पल। जो ऑपरान सिस्टम जो है ना उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे लैक ऑपरान, जैसे टीआरपी, ट्रिप्टोफेन होगा मेरे ख्याल से, ट्रिप्टोफेन ऑपरान। एरा ऑपरान मतलब एराबिनोज की बात कर रहा होगा। हिस ऑपरान मतलब हिस्टिडीन की बात कर रहा होगा। और वेल एपेरॉन मतलब कि वेलिन की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या एनसीईआरटी में दिया नहीं है क्या, ये दिया है। ठीक है, मैं क्यों ये सबको चीजों को बता रहा हूं, अगर वो पूछ दिया कि लैक ऑपरान जो है कौन सा ऑपरान है, तब हमको पता होना चाहिए कि ये इंडिसिबल ऑपरान है, क्योंकि लैक्टोज यहां पर क्या हो रहा है, लैक्टोज और ग्लूकोज में टूट रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि लैक ऑपरान एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग जो होते हैं लैक फॉर लैक्टोज, ठीक है, ऑपरान सीन इन कहां दिखाई देता है, इकोलाई में। कहां दिखाई देता है, इकोलाई में। एरा का मतलब होता है एरा बी नोज, ठीक है, ओपेरॉन। क्या एराबिनोज का नाम सुने हो तुम लोग, हाँ सुने हो, बायोमोलिक्यूल्स में सुने हो आप लोग एराबिनोज के बारे में। ठीक है, तो एराबिनोज जो है, ओपेरॉन जो है, किसका पार्ट है, ये लोग इंडिसिबल ऑपरान के पार्ट हैं। समझ में आया। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो इसलिए हम लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, है ना, टीआरपी, है ना, टीआरपी ऑपरान, ये भी इकोलाई में अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो देखेंगे क्या है, टीआरपी का मतलब मैं ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन इन इकोलाई में होता है। नेक्स्ट हम लोग जो है देखेंगे हिस फॉर हिस्टिडीन ओपेरॉन, ठीक है, और वेल फॉर वेलिन ओपेरॉन। देखो यार, नीट निकालना है तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं हर चैप्टर को ऐसे जो है अंदर जाकर नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन जो है ये जो चैप्टर्स है, ये सब चैप्टर्स में मेरे को ऐसा पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीजों को समझिए आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज समझ में आती है तो आप जो है अंडरस्टैंडिंग करोगे। क्या मैं एनसीईआरटी नहीं बता रहा हूं, मैं एनसीईआरटी पूरा एक एक लाइन बता रहा हूं। आज का जो 1.5-2 घंटा क्यों निकल गया, इस एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ने में निकल गया हमारा। समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है पहुंचते हैं लैक ऑपरान इन इकोलाई।
अरे कुछ नहीं, एक बात याद आ गई। कुछ भी करते हैं हमारे टीम मेंबर। ठीक है। वो एआई से मेरे को बाबा बना दिए और लिख दिए हैं, है ना, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करके, और सबको भेज दिए है ना। मेरे को एक दो लोग पूछ रहे हैं, अरे सर आप बाबा बन गए क्या? नहीं नहीं, बाबा तो नहीं बना हूँ, और भी लिख दिए हैं कि बाबा, है ना। केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगा, है ना, थोड़ा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको, तब केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगा। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, तभी जो है वो स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। ये मान के चलो आपको कम से कम 25 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, तब जो है स्टार्ट होगा वो। ठीक है, चलो।